इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटिश रूल के अंडर मेनली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती थी। 85% इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी अपने जीवन यापन के लिए। बोले तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 85% लोगों के इनकम का सोर्स एग्रीकल्चर था। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, ऊपर से और हालत ख़राब होती जा रही थी इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर की ब्रिटिश रूल के टाइम पर। एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट कम होता जा रहा था एंड इसका रीज़न था लैंड सेटलमेंट सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेट किया था। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल और उसके आसपास के एरियाज़ में लागू किया था। इसको परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसको ज़मींदारी सिस्टम भी बोला जाता है। ज़मींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जब ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया में मुगल्स थे या इंडिया के राजा थे, तो जो लैंड थी उसके ओनर वो राजा या मुगल होते थे। तो जो बीच के मिडलमैन होते थे, जिन्हें ब्रिटिश रूल के टाइम पर ज़मींदार बोला गया, उनका काम था किसानों से टैक्स कलेक्ट करना एंड जो भी राजा है उस एरिया का उसको देना। ब्रिटिश राज से पहले ज़मींदार किसी ज़मीन के मालिक नहीं होते थे। उनको कमीशन मिलता था जितना टैक्स कलेक्ट किया उन्होंने उसके अकॉर्डिंग। बट जब ब्रिटिशर्स ज़मींदारी सिस्टम लेकर आए तो जो ज़मींदार थे उनको परमानेंटली ज़मीन का मालिक बना दिया एंड उनको बोला गया कि तुम अब किसानों से टैक्स कलेक्ट करो एंड उस टैक्स में से अपना हिस्सा भी रखो एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी दो। तो जो अब एग्रीकल्चर से प्रॉफिट होता था वो किसानों से ज़्यादा ज़मींदारों और अंग्रेज़ों के पास जाता था, बिकॉज टैक्स रेट बहुत ज़्यादा थे। तो इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ज़मींदार अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका ज़्यादा ध्यान टैक्स कलेक्ट करने में रहता था। बाकी स्टेट्स में भी ये रूल लागू किया गया, बट वहाँ इसे टेम्प्रेरी सेटलमेंट बोला गया, बिकॉज जो रूल्स थे एंड कंडीशंस थी सेटलमेंट की वो हर 20 से 40 सालों में चेंज हो सकती थी। परमानेंट सेटलमेंट में टैक्स रेट फिक्स था जो कि ज़मींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, बट टेम्प्रेरी सेटलमेंट में रेट ऊपर नीचे हो सकता था हर 10, 20, 30, 40 सालों में, लेकिन ज़्यादातर ऊपर ही होता था। परमानेंट सेटलमेंट इन एरियाज़ में था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास के कुछ पार्ट्स में। टेम्प्रेरी सेटलमेंट भारत के सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में, आगरा, पंजाब, अवध, इन एरियाज़ में। एक और सिस्टम लागू किया गया, रैयतवारी सिस्टम। रैयत मतलब होता है किसान। ज़मींदारी सिस्टम में जहाँ ज़मींदार टैक्स कलेक्ट करता था एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, रैयतवारी में किसान डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स देता था। रैयतवारी सिस्टम में बीच का मिडिलमैन ज़मींदार नहीं था। रैयतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो ने लागू किया था। बॉम्बे, मद्रास के कुछ पार्ट्स, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया के इन पार्ट्स में रैयतवारी सिस्टम लागू किया गया। अब चाहे ज़मींदारी सिस्टम हो या रैयतवारी सिस्टम, टैक्स रेट दोनों में ही सिस्टम में बहुत ज़्यादा था। तो किसान तो दोनों ही सिस्टम से परेशान था। जो भी प्रॉफिट होता था उसका बहुत बड़ा पार्ट वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था। अब किसानों के पास पैसे बचेंगे ही नहीं तो वो खेती को इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्ट कैसे करेगा। एंड ज़मींदार को भी टैक्स रेट फिक्स मिलता था, उन्हें भी प्रॉफिट मिल ही रहा था, तो उन्हें भी कोई इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में। तो टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज सिस्टम और डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी और एग्रीकल्चर का आउटपुट भी इम्प्रूव नहीं हो रहा था। अब ज़मींदारों के इस एटीट्यूड के पीछे भी एक रीज़न था। जो खेती से टैक्स या रेवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना था उसका डेट फिक्स था। अगर उस डेट पे ज़मींदारों ने टैक्स सबमिट नहीं किया तो जो उन्हें ज़मीन मिली थी वो उनसे छीन ली जाती। तो ज़मीन उनके हाथ से चली ना जाए इस डर से ज़मींदार बस टैक्स कलेक्ट करने में ही लगे रहते थे। लैंड सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे एग्रीकल्चर की ख़राब कंडीशन के लिए ब्रिटिश राज में, जैसे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। इन रीजंस की वजह से भी खेती में आउटपुट कम था। अब लैंड सिस्टम ने तो किसानों की कमर तोड़ ही दी थी। कमर्शियल क्रॉप्स के आने से किसानों की हेल्प नहीं हुई बल्कि और हालत ख़राब हो गई। चलिए देखते हैं कैसे। कमर्शलाइजेशन का मतलब है वो फसल की खेती करना जिसको कि किसान मार्केट में बेच सके एंड ना कि जिसे वो कंज्यूम कर सके। तो अगर पहले कोई किसान चावल की खेती कर रहा था जिससे कि किसान और उसकी फैमिली मेम्बर्स खा सकते थे, तो अब वो कॉटन की या किसी दूसरे चीज़ की खेती करने लग गया जिसे कि वो मार्केट में बेच सकता था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कमर्शियल क्रॉप्स का रेट ज़्यादा था मार्केट में। कमर्शियल क्रॉप्स बेचने से ज़्यादा पैसे मिलते थे किसान को। अब कमर्शियल क्रॉप्स का रेट ज़्यादा क्यों था मार्केट में एंड किसान को ज़्यादा पैसे क्यों चाहिए थे, इनके भी रीज़न है। इंग्लैंड में फैक्ट्रीज बन चुकी थी एंड उनको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए था। वो रॉ मटेरियल्स इंडिया से एक्सपोर्ट होता था एंड ब्रिटिशर्स ने रॉ मटेरियल्स के लिए कमर्शियल क्रॉप्स इंडिया के मार्केट से ख़रीदना स्टार्ट कर दिया था। एंड कमर्शियल क्रॉप्स जो कि एज ए रॉ मटेरियल्स यूज़ होता था इंग्लैंड की फैक्ट्रीज़ में,
उनकी कमी ना हो, इसलिए ब्रिटिशर्स ने कमर्शियल क्रॉप्स का रेट ज़्यादा कर दिया इंडियन मार्केट में, ताकि ज़्यादा रेट के लालच में किसान फूड क्रॉप्स की खेती ना करें एंड कमर्शियल क्रॉप्स की खेती करें। अब किसान भी ज़्यादा पैसों के लिए कमर्शियल क्रॉप्स की खेती करते थे, बट ऐसा नहीं है कि किसानों को ज़्यादा पैसों का लालच था इसलिए वो कमर्शियल क्रॉप्स की खेती कर रहे थे। ब्रिटिशर्स ने ऐसा सिस्टम ही बना दिया था कि उनके पास और कोई चारा नहीं था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने टैक्स रेट बहुत ज़्यादा रखा था, चाहे वो ज़मींदारी सिस्टम हो या रैयतवारी। अब ज़्यादा टैक्स देने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए, एंड ज़्यादा पैसे तो तभी आएंगे ना जब किसान मार्केट में वो फसल बेचेंगे जिसका मार्केट में ज़्यादा रेट है। तो किसान कमर्शियल क्रॉप्स की खेती ज़्यादा करते थे ताकि उनको ज़्यादा पैसा मिले एंड वो ज़्यादा टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे सकें। तो इस पूरी सिस्टम में अंग्रेज़ों का ही फ़ायदा हो रहा था एंड किसान बेचारा दुखी ही था। एंड ब्रिटिशर्स ने कमर्शियल क्रॉप्स को इंग्लैंड एक्सपोर्ट करने के लिए रेल नेटवर्क भी बना दिया इंडिया में, एंड रोड कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव की ताकि इंग्लैंड की फैक्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स की कमी ना हो। एंड इंडिया में लोगों के पास खाने की कमी होने लग गई। किसान इतना कमर्शियल क्रॉप की खेती करने लग गए कि फूड क्रॉप मार्केट से खरीद कर खा रहे थे। किसानों ने फूड क्रॉप से हटकर कमर्शियल क्रॉप्स की खेती स्टार्ट कर दी, बट बहुत से किसान ऐसे ही थे जिनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इम्प्रूव कर सकें अपनी खेती को। वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पा रहे थे। आज भी इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, रिस्पेक्ट योर फूड, डू नॉट वेस्ट इट। कंक्लूजन में यही बोल सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए तब इंडियन एग्रीकल्चर की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। बहुत ज़्यादा लोग खेती में लगे हुए थे एंड प्रोडक्टिविटी या आउटपुट बोले तो बहुत कम थी।